आपने 1857 रिवॉल्ट का सुना होगा, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट, भारत छोड़ो, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन आया था। फिर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। फिर 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। फिर अगस्त ऑक्टोबर रेजोल्यूशन वगैरह, क्रिप्स मिशन भी आया। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में था, तो इसमें बोला गया था डू और डाई, करो या मरो। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. नमस्कार दोस्तों, तो आज के हमारा ये जो सेशन है उसमें हम देखने वाले हैं कि क्या हुआ ऐसा 1947 में कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के जाना पड़ा। क्या हुआ ऐसा रीजन कि भाई हमें फाइनली इंडिपेंडेंस मिल गई। इतनी झंझट और इतना जो है लड़ाई करने के बाद हमें 1947 में ही कैसे जो है हमें आज़ादी मिली। तो आइए वो हम सारा एक बार देखते हैं कि ऐसे जो क्यूमुलेटिव या सारे इवेंट्स, चेन ऑफ इवेंट्स थे उनके बारे में। तो जो सबसे पहला है, ये तो देखो स्पीच है कि जिस दिन हमारा देश आज़ाद होने वाला था उससे पहले जो हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे नेहरू जी, उन्होंने कहा था कि एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर व्हेन द वर्ल्ड स्लीप्स इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। यानी कि ये बात हो रही है रात को 12 बजे की। रात को 12 बजे हमें जो है आज़ादी मिली थी, इसलिए ऐसा बोला जा रहा था कि मिडनाइट आवर, पूरा संसार जब विश्व सो रहा होगा उस वक्त हमें आज़ादी मिली। ठीक है, इसलिए जो है पाकिस्तान क्या करता है कि एक दिन पहले बोलता है कि नहीं भाई हम तो सेम डे नहीं रखेंगे, हम आगे रहेंगे, एक दिन हर चीज में आगे रहेंगे। उसके अलावा इंडियाज इंडिपेंडेंस ऑन दिस डे was a single event but the climax of the century old। ठीक है, आपने 1857 रिवॉल्ट का सुना होगा, फॉर्मेशन ऑफ आईएनसी, स्वदेशी मूवमेंट, नॉन कॉपरेशन, सिविल डिसोबीडियंट, भारत छोड़ो, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन आया था। फिर काफी सारे इवेंट्स हुए थे। तो क्या थे वो, खिलाफत मूवमेंट वगैरह, वो सब हम देखते हैं आगे। सबसे पहले ये जो है, इससे भी पहले अगर मैं आपको बताऊं तो 1857 में जो है फर्स्ट रिवॉल्ट हुआ था। ठीक है, उसके बाद उसको सप्रेस करते हुए जो है क्राउन ने अपने अंडर में ले लिया था सारा सब कुछ, पूरा इंडिया का एडमिनिस्ट्रेशन, और उसके बाद ऐसी पॉलिसीज लेके आए ताकि भाई दोबारा से जो है रिवॉल्ट ना हो पाए। ठीक है, उसके बाद 1885 में एक ब्रिटिशर थे A.O. ह्यूम, उन्होंने जो है आईएनसी का फॉर्मेशन किया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ऐसा कहा जाता है ये एक सेफ्टी वॉल थ्योरी थी कि हाँ इंडियंस को शांत रखा जाए, क्योंकि 1876 में जो है ड्रेन थ्योरी दी गई थी दादा भाई नौरोजी ने। उसके अलावा अगर हम देखें, इनिशियल प्लेटफॉर्म फॉर एजुकेटेड इंडियंस टू वॉइस देयर कंसर्न। अब कंसर्न वो कैसे रेज करते थे, उसका जो है उस समय 3 मेथड थे। पीपीपी, पीपीपी का मतलब है प्रेयर, पेटिशन, प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रेयर मतलब कि हमें जो है और काउंसिल में सीट दे दो, हमारा और रिप्रेजेंटेशन कर दो, ये चीज, ये वो सारे रिफॉर्म, बजट में बोलने की अनुमति। तो प्रेयर उसके लिए, पेटिशन यानी कि उनको पेटिशन देते थे कि यही हमारी डिमांड्स है। और प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट मतलब पीसफुल प्रोटेस्ट, कि भाई नहीं हम जो है प्रोटेस्ट करते हैं, आपने जो ये लॉ लेके आए या कुछ भी हो। ठीक है, चाहे आर्म्स एक्ट हो या चाहे प्रेस एक्ट हो, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वो सारा जो है इसके अंदर आता था। फिर लेटर बिकेम द प्राइमरी व्हीकल फॉर द फ्रीडम मूवमेंट। फिर आता है उसके बाद, तो ये जो फेज था हमारा 1885 से 1905 यानी कि 20 साल का, उस 20 साल में जो है मॉडरेट्स थे। मॉडरेट्स मतलब कि जो पीपीपी आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे। ठीक है, उसके बाद 1905 के आसपास जो है एक्सट्रीमिस्ट आने लगे, जो बोलते थे कि नहीं ये ब्रिटिशर्स जो है बहरे हैं, ये ऐसे सुनेंगे नहीं। ठीक है, तो वो भाई कहते थे कि हमें जो है स्वदेशी को अपनाना चाहिए, बॉयकॉट द फॉरेन गुड्स वगैरह। तो ये सारा, और वो क्यों हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का पार्टीशन क्यों कर रहे थे 1905 में, इन्होंने प्रपोज किया था, 1911 में जाके फिर बाद में हुआ भी। तो वो इसलिए कर रहे थे ताकि इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है उससे वीक कर सके। बंगाल के 2 टुकड़े कर देंगे तो फिर अपने आप ही वो लोग अलग अलग हो जाएंगे। ये चीज उनकी इसके पीछे रीजन था। ठीक है, डिवाइड एंड रूल टैक्टिक। एक्चुअली उनके बीच में, मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट के बीच में झगड़ा भी हुआ था 1907 में, और वो था आपका जो है सूरत स्प्लिट कहते थे उसको। ठीक है, उसमें 2 अलग फैक्शन में बट गए थे। तो क्योंकि वो क्या है कि मॉडरेट्स कहते थे कि नहीं बंगाल तक ही रखो, एक्सट्रीमिस्ट कहते पूरे इंडिया में लेके जाओ स्वदेशी का, और हर चीज में, ये नहीं कि सिर्फ फॉरेन गुड्स में, हर चीज में बहिष्कार करो अंग्रेजों का। तो ये था हमारा स्वदेशी मूवमेंट के बारे में।
फिर उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फेज आता है वो है गांधी जी आगे, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म आया 1909 में। फिर उसके बाद जैसे कनाडा के अंदर भी जो है हमने गदर पार्टी वगैरह फॉर्म किया था, काफी इवेंट हुए छोटे मोटे, ठीक है। फिर 1915 9 जनवरी 1915 को गांधी जी इंडिया आए और जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड मूवमेंट चलाया था कि भाई की रेसिज्म वहां काफी ज्यादा था, तो वो जो है फिर वो अपनी फिलोसॉफी वहां पे उन्होंने जो है ट्रुथ और नॉन वायलेंस की, यानी कि सत्याग्रह और अहिंसा की चलाई थी, वो यहाँ इंडिया में भी इंप्लीमेंट की। ये ट्रांसफॉर्म द फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम एन एलिट मूवमेंट टू ए नेशन वाइड मास स्ट्रगल। इसमें मास स्ट्रगल कैसे हुआ? पहले सिर्फ जो है जैसे हमने देखा कि कांग्रेस के कुछ रिप्रेजेंटेटिव या जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वही कर रहे थे प्रोटेस्ट वगैरह सब कुछ, अब जो है हर कोई इन्वॉल्व हो रहा था। गांधीयन फेज की बात करो, चाहे वो अपना नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस हो, क्विट इंडिया मूवमेंट हो, इन सब में आपकी लेबर क्लास होगी जो भी इंडस्ट्रीज में है, ठीक है, फार्मर्स, विमेन, स्टूडेंट्स हो गए कॉलेज के वगैरह सारे, उसके अलावा जो जॉब कर रहे हैं वकील वगैरह है, एडवोकेट्स वगैरह, सब लोगों को बोला आप लोग पार्टिसिपेट करो। इवन द इंडस्ट्रियलिस्ट है ना, वो लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे। तो समाज का हर तबका जो है जुड़ गया था नेशनल स्ट्रगल जो हमारा फ्रीडम का था उसमें। फिर 3 पिलर्स, नॉन कॉपरेशन, देखो नाम से पता पड़ा है हम कॉपरेट नहीं करेंगे तुम्हारे साथ। जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट खत्म हुआ था उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और उसी के साथ जो है बाद में हमने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया था 1922 तक। 22 में इसलिए बंद कर दिया क्योंकि फरवरी 1922 में ये हुआ था कि एक चोरी चोरा हत्याकांड सुना होगा है ना, चोरी चोरा में वहां पे जो है लोगों ने गुस्सा होकर पूरे पुलिस स्टेशन को ही जला डाला था, फूंक दिया। तो उसके बाद गांधी जी को लगा कि अब जो है वायलेंट जा रहा है जो हमारा मूवमेंट है, और वायलेंट जैसे ही गया ब्रिटिशर्स को टाइम नहीं लगेगा, तुरंत जो है बंदूकें निकालेंगे और लोगों को मारना स्टार्ट करेंगे और मूवमेंट यूं खत्म हो जाएगा। इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया कि भाई हम बंद कर रहे हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, क्योंकि ये जो है एक पीसफुल मूवमेंट कर रहे थे। उनका काम था कि भाई हमें जो है नॉन वायलेंस से चलाना है, वायलेंस से नहीं चलाना है। फिर आगे 1930 की अगर बात करें तो आपने में भी सुना होगा कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस, फर्स्ट राउंड टेबल, सेकंड राउंड टेबल, थर्ड राउंड टेबल, इरविन पैक्ट वगैरह, गांधी इरविन पैक्ट, और उसके बाद में जब जो दलित थे उनके लिए भी रिजर्वेशन पॉलिसी लेके आए थे, सेपरेट इलेक्टेड लाए थे। तो उसके बाद में जो है अम्बेडकर के साथ उन्होंने पूना पैक्ट किया था। क्यों? क्योंकि कम्युनल अवार्ड दे दिया था ब्रिटिशर्स ने। तो उस समय जो हमारा सिविल डिसओबीडियंस, मतलब कि हम ओबीडियंस नहीं करेंगे, ठीक है, आपकी बात नहीं मानेंगे, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट 1930 में। अब ये कैसे इन्होंने इसका प्रोटेस्ट किया था? अब उस समय जो है नमक पे भी टैक्स था, सॉल्ट टैक्स, तो उसको ब्रेक करने के लिए उन्होंने दांडी मार्च किया था और दांडी के तट पर जाकर वहां पे और उन्होंने सॉल्ट को पिक करके सॉल्ट लॉ को ब्रेक किया था, दैट इज सिविल डिसओबीडियंस, ठीक है। फिर उसके बाद जो है काफी इवेंट हुए थे, कांग्रेस ने जो है रिजाइन भी किया था 1938 में। फिर 1939 में आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। फिर अगस्त ऑफर रेजोल्यूशन वगैरह, क्रिप्स मिशन भी आया, ठीक है, कैबिनेट मिशन भी आया था 1945 के आसपास। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है ये 1942 में था, तो इसमें बोला गया था डू और डाई, करो या मरो। उसके अलावा जो है दिल्ली चलो का बोला गया था कि दिल्ली आ जाओ सारे, ठीक है, और यहाँ प्रोटेस्ट करते हैं मिलके। तो ये सारा जो है उसमें 3 पिलर्स थे। फिर उसके अलावा जो बियॉन्ड दिस नॉन वायलेंस, अगर हम रेवोल्यूशनरी पाथ की देखें तो ऐसा तो है नहीं कि सारा इंडिया जो है नॉन वायलेंस पे ही चल रहा था कि नहीं भाई हम तो जो है बिना वायलेंस के चलेंगे। कुछ ऐसे भी थे, ठीक है, कि हम तो जो है इन ब्रिटिशर्स को उखाड़ फेंकेंगे विद्रोह करके, इनको मार के, ठीक है। तो उसके लिए जो है रेवोल्यूशनरी जिनको कहते थे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन्होंने जो है आजाद हिंद फौज, आपने सुना होगा नाम, इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना की थी, ठीक है, लड़ने के लिए अंग्रेजों से। और जो हमारे भगत सिंह थे, इन्होंने, आपने सुना होगा कि HSRA के बारे में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन फॉर्म किया था और जो है पार्लियामेंट के अंदर बॉम्ब भी फेंका था जिससे कोई मरा नहीं और मारने का भी नहीं था, बस कि जो ये बहरे ब्रिटिशर्स हैं इनको सुनाने के लिए। अब ये कौन है आप बताएंगे? आप मुझे कमेंट में बताना, वैसे मैं ही बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपको नहीं नाम पता है तो फिर ये गलत बात है, ठीक है। सुखदेव है या राजगुरु? ये है राजगुरु। तो अगर इनमें हम देखें जो हमारे रेवोल्यूशनरी थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव, राजगुरु इंस्पायर्ड द यूथ। सुभाष चंद्र बोस एंड INA, इन्होंने INA की आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उनका स्लोगन था गिव मी ब्लड एंड आई शैल गिव यू द फ्रीडम, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। थ्रू मिलिट्री अनसक्सेसफुल, वैसे तो ये 2 मिलिट्री आंसर, द INA ट्रायल्स इन दिल्ली फर्दर इन्फ्लेम्ड नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। अब क्या हुआ, जो INA में हमारे सैनिक थे, ठीक है, उनको जब इंडिया लाया और फिर उसके बाद जो है यहाँ पे
ब्रिटिशर्स ने टॉर्चर करना स्टार्ट किया कि हम तो इनको सजा देंगे, जेल में डालेंगे। तो फिर इंडियंस को ये हो गया कि ये तो हमारे ही लोग हैं जो हमारे लिए लड़ रहे थे। तो फिर उसके बाद बहुत बड़े इवेंट्स हुए, इवन जो है सेना ने भी विद्रोह कर दिया था। वो उनके लिए जो है बहुत बड़ा झटका था कि जब अब वो अब तक क्या कैसे लड़ रहे थे, वो जो है ब्रिटेन का मैप बड़ा दिखा रहे थे, इंडिया का छोटा दिखा रहे थे और खुद को सुपीरियर दिखा रहे थे रेसिज्म थ्योरी के थ्रू भी कि हम वाइट्स हैं तो हमारे पास ज्यादा आईक्यू है, हम ज्यादा इंटेलिजेंट है, हमारा स्कल बड़ा है, ब्रेन बड़ा है, ये सारी थ्योरीज भी देके और उसके अलावा अच्छी सैलरी दे देते थे हमारे सोल्जर्स को जो इंडियन सोल्जर्स थे कि हाँ भाई कि ठीक है हमारे साथ लॉयल रहो। लेकिन उस समय उनके अंदर जो है एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ गई कि भाई नहीं, हम हमारे देश के लिए लड़ेंगे। और वही उन्हें डर लग गया कि भाई जब आर्मी हमारी नहीं रही तो फिर अब हमें रुक नहीं पाएंगे, हम फिर हम राज कैसे करेंगे, किस बेसिस पे राज करेंगे। और अगर मैं इनकी बात बताऊं ब्रिटिशर्स की, इन्होंने क्या किया, हमारा जो ब्रिटिशर से पहले का, जैसे आप 1850 से 2000 साल पहले लगा लो, 2000 साल के अंदर जो है कितने फेमाइन हुए थे, ठीक है। 2000 ईयर्स के अंदर पता है कितने फेमाइन हुए थे? 17 फेमाइन हुए सिर्फ, ठीक है। फेमाइन मतलब अकाल पड़ने, ठीक है। लेकिन जो अंग्रेजों का राज था 190 ईयर्स का, उसमें 31 फेमाइन आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि ये जो है कैश क्रॉप्स इंडिगो उगाने के लिए बोलते थे। उसके अलावा लोगों से इतना टैक्स वसूलते थे, बहुत ज्यादा लोग जो है गरीबी में जा रहे थे। मनी लेंडर्स को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो बहुत भारी भारी टैक्स उस पे जो है हाई इंटरेस्ट रेट लगाते हैं और उनको बॉन्डेड लेबर बना देते हैं, उनकी जमीन भी छीन लेते हैं। परमानेंट सेटलमेंट, रियॉटवाड़ी सिस्टम, बहुत सारे सिस्टम से इतना जो है उनको बर्बाद कर दिया। और उसके अलावा जो आर्टिशंस थे, अब मैन्युफैक्चर्ड गुड्स आते थे ब्रिटेन से, यहाँ से रॉ मटेरियल बेचते, वहां से मैन्युफैक्चर्ड, उनको बर्बाद कर दिया। इतनी गरीबी आ गई, जो देश जो है सोने की चिड़िया कहलाता था वो देश जो है एक गरीबी में चला गया था। इतने सारे फेमाइन 190 ईयर्स में 31 फेमाइन, जबकि 2000 ईयर्स में सिर्फ 17 फेमाइन हुए थे। यानी कि आप ये मान के चलोगे 50 साल में एक फेमाइन जहां होता था वो आप देख लो कि 6 साल के अंदर एक फेमाइन होने लग गया था, हर 6 साल में ये हालात हो गए थे। उसके अलावा फिर नेक्स्ट अगर मैं आपको बताऊं कि वर्ल्ड वॉर 2 गेम चेंजर क्या हुआ था, ब्रिटेन का वीकनेस। अब क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर 2 किन के बीच में था? एक्सिस पावर, एलाइड पावर। एलाइड पावर में आपके थे ये ब्रिटेन, यूएस, यूएसएसआर। तो उस वक्त क्या हुआ कि ये जो है अब वॉर हो रहा था तो वहां पैसा लगेगा, तो इकोनॉमिकली और मिलिट्रीली बहुत एग्जॉस्ट हो गया था। तो उसके पास अपने देश में जो है काम चलाने के पैसे नहीं थे कि फिर मिलिट्री भी इतनी नहीं थी कि फिर वो यानी कि इंडिया को मैनेज कर पाए। एक तो ये चीज होगी ब्रिटेन की वीकनेस, है ना, रिसोर्सेज टू मेंटेन देयर वास्ट एम्पायर, उनके पास रिसोर्स ही नहीं। दूसरा इंटरनेशनल प्रेशर, ठीक है। अब अमेरिका, उस समय नया सुपर पावर इमर्ज हो रहे थे, यूएसए एंड यूएसएसआर। यूएसए ने क्या किया, जापान पे हिरोशिमा और नागासाकी पे बॉम्ब गिरा के दिखा दिया कि मैं हूं सुपर पावर, यूएसएसआर को एक थ्रेट देते हुए कि भाई, क्योंकि इन दोनों अलग आइडियोलॉजी थी। यूएसए वाज बेस्ड ऑन कैपिटलिज्म, यूएसएसआर बेस्ड ऑन सोशलिज्म। दोनों ही अलग अलग, कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद पे कि भाई पैसा कमाओ, लेबर क्लास पे इतना कोई नहीं, उनके राइट्स पे नहीं। जबकि सोशलिज्म बिलीव करता है कि सबका जो है भला हो, इंक्लूसिव एंड ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। उसके अलावा जो है अब इनको भी मार्केट चाहिए कि भाई अब अगर इंडिया इंडिपेंडेंट रहेगा तो फिर हम उसके साथ डायरेक्टली डील कर पाएंगे, वरना ब्रिटेन के अंडर रहेगा तो फिर हम कैसे डील कर पाएंगे। तो एक जो इंटरनेशनल प्रेशर था। उसके अलावा यूनाइटेड नेशंस का फॉर्म हुआ था 1945 में, तो उसका भी प्रेशर आने लगा, ठीक है। फिर आए हिपोक्रेसी। अब ये जो है ब्रिटिशर्स वहां तो बोलते थे यूरोप में कि फ्रीडम, ठीक है, इटली को बोल रहे हैं, फिर जर्मनी को बोल रहे हैं कि भाई तुम नाजिज्म, फासिज्म वगैरह ये सब बंद करो, और जो है लोगों को फ्रीडम और डेमोक्रेसी का पाठ पढ़ा रहे हो, और इंडिया के अंदर तुम फ्रीडम नहीं दे रहे हो, डेमोक्रेसी नहीं दे रहे हो। तो फिर एक वो हिपोक्रेसी इनकी सामने आ रही थी, तो वो भी इनके ऊपर प्रेशर बना। सो फाइनल इनका जो हुआ वो मैंने अभी आपको बताया था, RIN म्यूटिनी, ठीक है। रॉयल इंडियन नेवी, नेवी ने जो है म्यूटिनी कर दिया 1946 में कि भाई हम हमारे लोगों के खिलाफ नहीं लड़ेंगे और हम जो है तुम्हारे खिलाफ हथियार उठा रहे, ठीक है। ए रिबेलियन बाय इंडियन सोल्जर्स, ठीक है। अब इसमें जो है फिर नेहरू जी और गांधी जी ने भी बोला कि ये चीज तो सही नहीं है, क्योंकि अगर आज आर्मी इनके खिलाफ उठा रही है, कल को हमारे खिलाफ उठा ले तो कि इसलिए आर्मी को, जो ये आर्म्ड फोर्सेज होती है, उनको कभी भी जो है देश के प्रति या जो भी आपकी गवर्नमेंट है उसके प्रति जो है कभी भी इस तरीके से म्यूटिनी नहीं करनी होती। वो भी इस चीज के खिलाफ थे, बट कहीं ना कहीं इस चीज ने देखो हमें जो है आजादी में हेल्प की। यही जो है ब्रिटिशर्स के लिए डर का माहौल पैदा कर दिया इन्होंने। फिर क्रूशियल पॉइंट क्या था, दे कुड नो लॉन्गर रिलाई ऑन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ठीक है, द वेरी पिलर ऑफ द देयर रूल, ये मेन चीज थी, ठीक है। फिर हो गया चेंज इन ब्रिटिश गवर्नमेंट। फिर 1945 में इलेक्शन हुए थे वहां पे ब्रिटेन में, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद,
और लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली जो है वो इंडिया की इंडिपेंडेंस के फेवर में थे। उससे पहले विंस्टन चर्चिल थे, ठीक है, कंजर्वेटिव पार्टी के, तो वो फेवर में नहीं थे। तो इनकी वजह से भी हमें जो है फिर आज़ादी मिली। उसके अलावा जो है जैसे काफ़ी आए थे, मैंने अभी आपको बताया कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, ठीक है, अगस्त ऑफर, और फाइनली जो है हमारे पास आया था ये माउंटबेटन प्लान, ठीक है। कब आया था? जून 3, 1947। इन्होंने कहा कि हम जून 1948 से पहले आपको इंडिपेंडेंस दे देंगे। फिर इनसे वो भी नहीं झेला कि यार हम तो कर नहीं पाएंगे तब तक मैनेज, तो इन्होंने फिर बोला कि हम 15 अगस्त 1947 को इंडिया को इंडिपेंडेंस दे देंगे। सो लॉर्ड माउंटबेटन वाज सेंट टू इंडिया एज द लास्ट वाइसरॉय विद द मैंडेट टू ट्रांसफर पावर क्विकली, ठीक है। द प्लान एक्सेप्टेड द डिवीजन ऑफ इंडिया इनटू 2 इंडिपेंडेंट डोमिनियन, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। और जो प्रिंसली स्टेट थे उनको भी कि भाई तुम्हें जो है रहना वो अलग रहो। इसीलिए कई ने जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ वगैरह, इन्होंने बोला कि हम तो अलग रहेंगे, इवन जम्मू कश्मीर भी। फिर बाद में हैदराबाद, जूनागढ़ को तो मिला दिया था, और जम्मू कश्मीर जो है जब उस पर अटैक किया पाकिस्तान ने, तब उन्होंने फिर इंडिया के साथ एग्रीमेंट साइन करके इंडिया में एसिमिलेट हुए। सो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के इस पे जो बेसिस पे हमें जो है आज़ादी मिली, और 1947 अगस्त 15 को हम जो है एक फ्री नेशन बने। सो मेनली हमने रीजन देख लिया, राइज ऑफ नेशनलिज्म, ठीक है, जैसे आईएनसी का फॉर्मेशन था, उसके बाद आपका मॉडरेट्स हो गए, एक्सट्रीमिस्ट्स हो गए, उसके बाद बंगाल पार्टीशन था, स्वदेशी मूवमेंट था, और फिर गांधीयन फेज आया हमारा, ठीक है, वो अलग से हुआ, गांधीयन मास मूवमेंट। तो इसमें जो है आपका नॉन कॉपरेशन हो गया, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो गया, ठीक है, और क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर उसके बाद हमारा रेवोल्यूशनरी एक्शंस लाइक आईएनए, इंडियन नेशनल आर्मी, एंड एचएसआरए, गदर पार्टी, ये सारे जो है रेवोल्यूशनरी थे। उसके अलावा इम्पैक्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर हमने देख ही लिया था कि किस तरीके से जो है, चाहे वहाँ पार्टी चेंज हुई हो, आरआईएन म्यूटिनी बाद में हुई, और क्योंकि आईएनए ट्रायल्स की वजह से, ठीक है, और अमेरिका और यूएसएसआर को जो है एक मार्केट चाहिए था, तो इंडिया से अच्छा मार्केट क्या हो सकता था। तो फाइनल इवेंट्स लाइक द आरआईएन म्यूटिनी। मैसेज टू स्टूडेंट, सो दिस इज माय मैसेज कि इंडियाज फ्रीडम वाज वॉन बाय द कंबाइंड एफर्ट्स ऑफ मिलियंस। हम ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ जो है कि गांधी जी ने ही अकेले ही ये आज़ादी दिलाई थी, या फिर कि सुभाष चंद्र बोस जी ने अकेले दिलाई थी, नहीं, ये हम सबका, हमारे जो भी फ्रीडम फाइटर्स थे उन सबका क्यूमुलेटिव एफर्ट्स था। चाहे वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह जी हो, या चाहे लाला लाजपत राय हो, बाल गंगाधर तिलक हो, या गांधी जी हो, या नेहरू जी हो, सब ने बहुत प्रयास किए, तब जाके हमें ये आज़ादी मिली है। सो एज यू प्रिपेयर फॉर सीयूईटी एंड योर फ्यूचर, रिमेंबर द सैक्रिफाइसेस मेड फॉर दिस फ्रीडम, द लेगेसी इज नाउ इन योर हैंड्स, ठीक है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बच्चा लोग। विच फ्रीडम फाइटर इंस्पायर्स यू द मोस्ट? आप मेरे को ये कमेंट में बताओ कि आपके फेवरेट कौन से हैं। कई सारे बच्चे जो हैं, मैक्सिमम जो, जहां तक मुझे पता है कि भगत सिंह जी को सपोर्ट करते हैं, या सुभाष चंद्र बोस जी को। कितने ऐसे हैं जो गांधी जी को भी सपोर्ट करते हैं, सिर्फ नोट के अलावा नहीं, रियल लाइफ में भी, कि हाँ गांधी जी उन्हें इंस्पायर करते हैं। तो आप मुझे बताइए कि आपके फ्रीडम फाइटर्स जो फेवरेट है। सो दैट्स इट अबाउट दिस सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद।